हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, आप अगर वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप अगर डिमांड पढ़े हैं तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, है ना। अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दूं, अगर आप जेट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है आपको जेट के कोर्स पर। ठीक है, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 है। ठीक है, तो दोनों पे 50% का डिस्काउंट है। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो पेपर 2 कीजिए, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों करना चाहते हैं तो दोनों दोनों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। कहाँ से आपको कोर्स मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट www.rec.org.in विजिट कीजिए। ये वेबसाइट, यहाँ से भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? मांग के नियम का कौन सा अपवाद नहीं है? ठीक है, देखो आपको पता होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट रहे और अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या होगा? घटेगा, और प्राइस घटे तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड कई जगह पे अप्लाई नहीं होता है, जैसे गिफेन गुड, वेबलेन गुड, नेसेसिटीज, ये सब में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये सब लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद अर्थात एक्सेप्शन है। सवाल है कि एक्सेप्शन नहीं है कौन सा? मांग का नियम का अपवाद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अपवाद नहीं है कौन? गिफेन गुड्स तो मांग का नियम का अपवाद है, इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। वेबलेन गुड्स पर, इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब नाम मांग का नियम लागू नहीं, ये भी एक्सेप्शन है। नेसेसिटीज पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। नॉर्मल गुड्स, इस पर मांग का नियम लागू होता है, मतलब ये अपवाद नहीं है। तो आंसर हमारा ये होगा सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स। ठीक है, गिफेन गुड्स, वेबलन गुड्स, नेसेसिटीज, ये क्या होता है? अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड अलग गुड्स से रिलेटेड मैं वीडियोस अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिफेन गुड्स द डिमांड कर्व इज। गिफेन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होता है? मैंने अभी कहा कि जो गिफेन गुड्स हमारा है ये कैसा होता है? गिफेन गुड्स हमारा होता है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो जब मांग का नियम ही लागू नहीं होगा गिफेन गुड्स पर, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिमांड कर्व कैसा होगा? अपर स्लोपिंग होगा, है ना। अपर स्लोपिंग, ऊपर की ओर ढलान होगा। क्यों? क्योंकि जब मांग का नियम लागू होता है तो मांग वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मांग का नियम लागू नहीं होगा तो ये अपर स्लोपिंग होगा। और गिफेन गुड्स पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो इसीलिए इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है इफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस चेंजेस इन फेवर ऑफ गुड देन, कहता है यदि उपभोक्ता की वरीयता किसी वस्तु के पक्ष में बदलती है, मतलब अगर आप किसी वस्तु को प्रेफरेंस दे रहे हो तो क्या होगा? देखिए, अगर हम प्रेफरेंस किसी वस्तु को ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका कीमत का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शिफ्ट इन डिमांड, यहाँ प्राइस कांस्टेंट होता है। अगर मान लीजिए अभी डिमांड कर्व यहाँ पे ये है और आप डिमांड इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो OQ, अगर प्रेफरेंस आप ज्यादा देने लगे, ठीक है, किसी चीज को ज्यादा पसंद करने लगे, तो आप उसका डिमांड बढ़ा दोगे और क्या होगा? ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है, डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिफ्ट इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस कांस्टेंट हो और मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय, वरीयता, ठीक है, दैट इज प्रेफरेंस, सीजन, ये सब में चेंजेस हो तो उसके कारण मांग में शिफ्टिंग आता है। डिमांड कर्व में क्या आता है? शिफ्टिंग, मांग की रेखा में स्थान परिवर्तन होता है। ठीक है,
यहाँ पे कह रहा था कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है चेंज होता है, किसके फेवर में, पक्ष में, मतलब हम किसी वस्तु को ज्यादा अब प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं का मतलब है हम डिमांड पहले से ज्यादा करेंगे। ठीक है, क्या होगा, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कब इंडिकेट्स, अभी डिस्कस किया हमने, अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, कि डिमांड डी से D1 चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि, डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो अगर कीमत में परिवर्तन, कीमत घटने से अगर मांग बढ़ता, ठीक है, अगर कीमत घटने से मांग बढ़ता है ना, मतलब मांग की रेखा में अगर मान लो ये डिमांड कर्व है डी, अभी इसका कीमत इतना है, पी कीमत पे इतना डिमांड हो रहा है, अगर इसका कीमत घटता और डिमांड बढ़ जाता, ठीक है, क्यू से Q1 होता, तो इसको बोलते हैं मांग में विस्तार, या फिर मतलब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मांग की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, अगर कीमत घटने पर ऐसा होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब प्राइस हमारा कांस्टेंट है और डिमांड पहले से बढ़ गया, हो सकता है इनकम बढ़ गया होगा इसीलिए डिमांड बढ़ा, तो ऐसा जब हो Q से Q1 आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और कीमत घटने पे मांग बढ़े इसको बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, मतलब जो डिमांड कर्व हमारा है प्राइस कांस्टेंट रहेगा, जब भी शिफ्टिंग की बात हो प्राइस कांस्टेंट, डी लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डी से D1 हो गया, तो उसका कारण क्या हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि, नहीं, जनसंख्या में वृद्धि होगा तो मांग पहले से बढ़ जाएगा, तो ये लेफ्टवर्ड नहीं राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। इनकम में कमी, हाँ, इनकम में अगर कमी होगा, ठीक है, तो हमारा डिमांड पहले से घट जाएगा, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, वस्तु की मूल्य घट जाना, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, अगर वस्तु का मूल्य घटेगा ना तो वहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये वही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगा, गति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉल्स, मतलब एक्स कमोडिटी है, इसका प्राइस क्या होता है, हमारा घट जाता है, एंड डिमांड फॉर कमोडिटी वाई फॉल्स। ठीक है, तो एक्स का कीमत घटने से क्या होता है, वाई का डिमांड फॉल कर जाता है, देन द फॉल इन डिमांड, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स एंड डिमांड फॉर कमोडिटी वाई फॉल्स, देन द फॉल इन डिमांड फॉर वाई इज, क्या है, देखो अगर एक्स वस्तु का कीमत घटा तो वाई का मांग जो है वो क्या हो गया, घट गया। ठीक है, इसका मतलब है एक्स और वाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा मान लीजिए वाई का मांग वक्र है, ठीक है, अब एक्स के कीमत में परिवर्तन हुआ, वाई के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं रहा, वाई का प्राइस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक्स का कीमत क्या हुआ, घट गया, इसके कारण हम क्या किए, वाई का जो है डिमांड जो है वो क्या किए, पहले से घटा दिए, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, वाई का डिमांड पहले से घटा दिए, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं शिफ्ट, मतलब डिक्रीज होना, मांग में पहले से कमी होना, तो हमारा सी नंबर होगा, कमी, डिक्रीज शिफ्ट। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसको बोलते हैं। क्लियर, चलिए कहता है इफ डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, देखो अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्राइस बढ़े या फिर घटे डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर है 8 नंबर, कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड कॉफी विल बी, देखो टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, अगर हम इसको एक डिमांड कर्व पे बताएं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वाई एक्सिस पे ले लेते हैं डिमांड फॉर कॉफी, इधर ले लेते हैं प्राइस ऑफ टी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी टी का प्राइस इतना है तो कॉफी का डिमांड इतना हो रहा है। ठीक है, अगर टी महंगा हो जाए, प्राइस टी से यहाँ से P1 से बढ़ के P2 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉफी का डिमांड ज्यादा करेंगे पहले से, क्योंकि अब चाय महंगा हो गया,
तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब धनात्मक मांग की लोच होगा इसके बीच, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, धनात्मक। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर हो तो मांग की लोच जो होता है वहां पे ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, निगेटिव। नेक्स्ट है कहता है इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्राइस चेंजेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, है ना। कहता है आप लोग पढ़े होंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। कहता है अगर प्राइस घट जाए, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, मतलब अपोजिट रिलेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 यहाँ होता है। अगर प्राइस घट जाए, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाए, ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अगर प्राइस घटे या प्राइस बढ़े, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब यूनिट इलास्टिक डिमांड होगा, काई लोचदार मांग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इतना देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी इक्वल्स टू इतना, है ना। कहता है मांग फलन दिया हुआ है, तो कहता है अगर कीमत P बराबर 20 हो तो वहां पर मांग की लोच क्या होगी। तो आप लोग पढ़े होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो Q दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करिए तो डी क्यू अपॉन डी पी निकल जाएगा, ठीक है। 100 कांस्टेंट है, -2p तो -2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। पुट कर दीजिए, -2, माइनस का साइन पहले देना है, इंटू p अपॉन क्यू के जगह पे 100 माइनस p लिख देंगे, चूंकि q बराबर 100 माइनस p दिया हुआ है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, p अपॉन 100 माइनस 2p, तो वैल्यू पुट कर दो, p बराबर 20 दिया हुआ है, 100 माइनस 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 60 बचेगा। क्लियर, मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा, अगर इसको डिवाइड करा जाए, सही है ना, -2, ठीक है। p क्लियर, -2, अच्छा ये -2 कहाँ चला गया, 2 भी तो है, 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू इतना हमारा आ जाएगा 40 अपॉन 60 कैंसल, 0 पॉइंट कितना 6, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 0.67 हमका मेरा आ रहा है। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार क्या है, सही है कि नहीं है। आपका दिया हुआ है Q इक्वल्स 100 माइनस 2p, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2p आएगा हमारा, -2 आएगा सिर्फ, ठीक है। -2 इंटू -2 कैंसिल हो गया, 2p अपॉन 100 माइनस 2p है, ठीक है। तो 20 पुट कर दिए, 40 अपॉन 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 या 60, ठीक है। यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। बाकी आप भी चेक कर लिए, कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर कुछ और लगता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है ये फिर से डिमांड फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले डी क्यू अपॉन डी पी निकालो, क्या बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पुट कीजिए, तो -5, पहले माइनस का साइन, इंटू पी का पी अपॉन क्यू कितना है 50 माइनस 5p, तो माइनस माइनस कैंसल, क्या हुआ 5p अपॉन 50 माइनस 5p, क्या आएगा आपका, आ गया 5, p दिया हुआ 5, तो 5 इंटू 5 अपॉन 50 माइनस 5 इंटू 5, 25 अपॉन यहाँ नीचे भी 25, कितना आएगा 1। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बड़ा सिंपल है ना। नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इनमें से कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है। देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बिल्कुल है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक हो जाता है। पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स, अगर आप इनकम का ज़्यादा पार्ट किसी चीज़ में खर्च कर रहे हो, मतलब वो लग्जरियस गुड्स है। टाइम पीरियड, ये भी अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं है, ये आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर से, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, कहता है इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज 0 देन गुड्स आर, देखो अगर दो ऐसे वस्तु हो जैसे एक्स और वाई,
और इसके बीच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 आ गया, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो असंबंधित वस्तु अनरिलेटेड गुड्स हो जाएगा ये, ठीक है। पॉजिटिव रहता तो हम लोग क्या बोलते, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब प्रतिस्थापन वस्तु। निगेटिव होता तो क्या बोलते, कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात पूरक वस्तु। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन डिमांड कर्व एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। देखो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू या प्राइस लाइन है, डिमांड कर्व है। ये हमारा यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इसको टच कर रहा है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पर ये एम आर कहलाता है। जब एम आर 0 होता है उसी जगह पे ये टेंजेंट होता है। आगे हम रेवेन्यू का जब रिलेशन पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे समझ में आएगा आपको अच्छे से कैसे मैंने ये किया है, ठीक है। यहाँ पे एम आर 0 है हमारा, इलास्टिक मिड पॉइंट है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा हमारा, ठीक है। और जिस जगह पे एम आर 0 होता है टी आर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। तो सभी के सभी इसमें सही हैं, ठीक है। अगर ये आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा मैंने जो बताया, नहीं तो जब रेवेन्यू पढ़ाएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए कहता इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.25, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 0.25, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब अर्थ क्या है, 0.25 का मतलब है अगर 1% चेंज हो रहा है प्राइस में तो डिमांड में 0.25% का चेंजेस हो रहा है। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ेगा 1%, ठीक है, तो डिमांड घटेगा कितना 0.25%, ठीक है। और अगर प्राइस आपका घट रहा है 1%, ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा 0.25%। इसका मीनिंग यही है, ठीक है। पहला ऑप्शन में ही ये दिया हुआ है, ये है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बेसिकली आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। हाँ तो ये था आज आपका कुछ एमसीक्यूज इस पर, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है, ठीक है, वीडियो जरूर देखा कीजिए जो भी आता है ना। दूसरी बात, अगर आप सच में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेट का, क्योंकि आपको पता है झारखंड में 18 साल के बाद ये फॉर्म आया है, दोबारा कब आएगा नहीं पता, ये मौका नहीं गंवाना है, ठीक है। जो लगे आप करो, तैयारी पूरा जम के करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको क्लासेस करना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। चलिए धन्यवाद।